अत्यंत दूर दराज के इलाकों में वंचितों, पिछड़ों, जनजातीय समुदाय एवं ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान देने वाले संत ईश्वर फाउंडेशन के आज के कार्यक्रम में उपस्थित होकर मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है। हमारी संस्कृति एवं मूल्यों के आदर्श प्रतीक स्वर्गीय श्री खैराती लाल खन्ना जी की पुण्य स्मृति को मैं नमन करता हूँ। उन्होंने समाज में सबसे अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति एवं समुदाय के उत्थान की अलख जगाई थी, जिसकी ज्योत आज भी हमारा मार्ग प्रशस्त कर रही है। उनके प्रयासों के माध्यम से हर दिन भारतवर्ष के पिछड़े इलाकों में उज्जवल भविष्य का निर्माण हो रहा है तथा समाज में नई गतिशीलता पैदा हो रही। अपनी बात मैं आगे रखूं उसके पहले मैं संत ईश्वर फाउंडेशन के लक्ष्य के बारे में दो शब्द कहना चाहूँगा। जब मैंने लोगो संस्थान का देखा था तो उसमें एक श्लोक लिखा है, अहर्निशम सेवा महे, अर्थात हम दिन रात सेवा करते हैं। ये अपने आप में संस्थान द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों को बयां करता है। पूज्य बापू के उस प्रिय भजन से आप सब परिचित हैं, वैष्णव जन तो तेने कहिए ये पीड़ पराई जाने रे। सच्चा वैष्णव वही है जो दूसरों की पीड़ा को समझकर उसे दूर करने का प्रयास करता है। जैसा बताया गया, 8 एकड़ में फैला यह भारतीय विद्या मंदिर विद्यालय आसपास के 25 गांवों के वंचित एवं पिछड़े समाज के बच्चों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करके समाज में सेवा के उन मूल्यों को जागृत कर रहा है जिसकी प्रेरणा पूज्य बापू ने दी थी, जिसे मूर्त रूप देकर स्वर्गीय श्री खैराती लाल खन्ना जी ने समाज को नई दिशा दी है। मैं मानता हूँ कि शिक्षा संसार का सबसे शक्तिशाली साधन है जो पूरे समाज एवं राष्ट्र का रूपांतरण कर सकता है। बच्चों एवं शिक्षकों को ये जानने की आवश्यकता है, शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है बल्कि शिक्षा ही जीवन है। इसलिए आपके क्लास में एक बच्चे का प्रवेश उसके लिए नए जीवन में प्रवेश करने जैसा होता है। मैं समझता हूँ भारतीय विद्या मंदिर विद्यालय उधमपुर परिसर की 35 कक्षाओं में शिक्षा के माध्यम से आप राष्ट्र की मजबूत नींव का निर्माण कर रहे हैं। एक पुरानी कहावत है, आप एक आदमी को कुछ अनाज दे दें तो उससे आप उसे एक दिन के लिए खाना खिला सकते हैं, लेकिन एक आदमी को आप अगर गुण सिखा दें, स्किल सिखा दें, तो समझिए आपने उसके जीवन भर के भोजन का प्रबंध कर दिया है। हजारों साल पहले तमिल भाषा के महान कवि तिरुवल्लुर ने कहा था, शिक्षा धन है मनुज हित, अक्षय और यथेष्ट, अन्य सभी संपत्तियां होती नहीं है श्रेष्ठ। और यही सच्चाई है, जिस समाज में भी शिक्षा का प्रसार हुआ वहाँ की समस्याएं समाप्त हुई, नई सजगता एवं संपन्नता का जन्म हुआ। समाज की सभी समस्याओं से निपटने का अचूक हथियार शिक्षा है और आम नागरिकों के जीवन स्तर में बदलाव लाने का भी सबसे सशक्त माध्यम है। मित्रों, हमारा देश मानव संसाधन की दृष्टि से आज दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसमें भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी आबादी दुनिया की सबसे
युवा आबादी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तैयार की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसका जिक्र हुआ है, इसके अनुरूप मार्केट में या बाजार में हो रहे बदलाव के मुताबिक स्किलिंग के द्वारा, वोकेशनल ट्रेनिंग के द्वारा बच्चों में साइंटिफिक टेम्पर विकसित करके हम उनकी संपूर्ण योग्यता एवं क्षमता को समाज तथा राष्ट्र के हित में लगा सकते हैं। यह महत्वपूर्ण अवसर हमें मिला है। मैं मानता हूं कि प्रत्येक शिक्षक बच्चों के भीतर उनके यूनिकनेस को विकसित करके उसे परिवर्तन का प्रभावशाली माध्यम बना सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने स्वस्थ चेतना एवं मॉडर्न स्किल से युक्त विद्यार्थी तैयार करने का आधार प्रदान करती है। संस्कृति के मूल्यों एवं नवीनतम तकनीक में संतुलन स्थापित करके कामयाबी का शिखर छूने के लिए प्रेरणा देती है। मैं यहाँ मौजूद विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि तीव्र विकास के लिए जो ऊर्जा चाहिए, देश की एकता अखंडता के लिए जो मूल्य चाहिए, उसके मूर्त रूप वास्तव में आप सभी हैं। भविष्य में भारतवर्ष की बागडोर आपके हाथों होगी। जो मूल्य आप भारतीय विद्या मंदिर विद्यालय से अर्जित करके निकलेंगे, वही देश के भविष्य को उज्जवल बनाने में सहायक होगी। मुझे जो निमंत्रण पत्र मिला उसमें लिखा था कि 35 कक्षाओं से 16 कक्षाएं आधुनिक तकनीक से लैस हैं। इन सभी क्लासरूम में के माध्यम से बच्चों को अधिक से अधिक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाए ताकि उनके अंदर रिसर्च और इनोवेशन के लिए उत्साह पैदा हो। यह संसाधन विश्व में हो रहे तकनीकी बदलाव के मद्देनज़र कौशल प्रशिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान देगा और विद्यार्थियों में नई सोच और नए कार्य करने की प्रेरणा मॉडर्न तरीके से देगा। अगर शिक्षा है क्या, मुझे लगता है कि ये समझना बड़ा ज़रूरी है। हमारे देश में अनेक लोगों ने अनेक प्रकार से शिक्षा की व्याख्या की है। मैं अपनी व्यक्तिगत जो मेरी राय है वो मैं ज़रूर रखना चाहता हूँ। और हमने भी गणित, विज्ञान, इंजीनियरिंग पढ़ी है, तो गणित में या विज्ञान में कोई चीज़ आप केवल ऐसे नहीं कर सकते, आपको उसे उदाहरणों के माध्यम से फिर प्रूव करना होता है। तो मैं जो मानता हूँ कि इट्स अ जर्नी ऑफ लाइफ, ये जीवन की यात्रा है। और उससे भी अगर आगे मैं कहूँ तो इट्स जर्नी ऑफ इनर सेल्फ। मूल काम क्या है? हर व्यक्ति में, हर बच्चे में कोई न कोई एक यूनिकनेस, एक विशिष्टता है। वो बच्चा अगर अपनी अंतर्ध्वनि को पहचान ले, और अध्यापक और विद्यालय का क्या काम है कि बच्चे को उस अंतर्ध्वनि का ज्ञान करा देना है। अगर ये हम करा सके तो मैं समझता हूँ बड़ा कल्याण हम करने वाले हैं। आप देखें, जिन लोगों ने भी अपनी अंतर्ध्वनि को पहचाना, उन्होंने देश में, दुनिया में बड़ा काम किया। मैं कुछ उदाहरण देना चाहूँगा, 2-3। सब परिचित हैं महात्मा गांधी से। कक्षा 8 में पढ़ते थे। विद्यालय में जैसा सांस्कृतिक कार्यक्रम हम लोग देख रहे थे, वैसा ही एक कार्यक्रम था सत्य राजा हरिश्चंद्र। वो नाटक देख रहे थे। 8 वर्ष का बच्चा विद्यालय में नाटक देख रहा है। इतने प्रभावित हुए कि जब वापस आए घर तो जो नाटक के डायलॉग्स थे वो शीशे के सामने खड़े होकर रोज पढ़ते थे। और तब उनकी अंतर्ध्वनि जगी और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि चाहे जीवन में जितनी कठिनाई आवे, सत्य को कभी नहीं छोड़ूंगा। तो बापू की अंतर्ध्वनि क्या थी? सत्य। हम कह सकते हैं कि देश को आज़ादी दिलाई, बहुत सारे काम बापू ने किए जिसको गिना सकते हैं, लेकिन सबके मूल में या जड़ में अगर कोई ताकत थी तो वो सत्य थी। मैं दूसरा नाम लेता हूँ कबीरदास का। मित्रों, आप में से कुछ लोगों को पता होगा, कबीरदास को अपना नाम लिखने नहीं आता था। और जानते हैं 1000 से ज़्यादा PhD कबीरदास पर हो चुकी है।
उन्होंने भी अपनी अंतर्ध्वनि पहचानी और उनकी अंतर्ध्वनि थी ईश्वर, और उसमें लीन हो गए। और फिर समाज के विभिन्न पहलुओं पर जो काम किया उन्होंने, मैं समझता हूँ कि तो विद्यार्थी को, बच्चे को ये प्रेरित करना कि वो अपनी अंतर्ध्वनि पहचान सके। तीसरा नाम मैं लूँगा सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर कोई बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे, पहले क्रिकेट नहीं खेलते थे, शायद आप लोगों में से कुछ लोगों को मालूम होगा, पिंग पोंग खेलते थे। एक दिन उनकी अंतर्ध्वनि जगी और उन्होंने कहा कि मेरी अंतर्ध्वनि क्रिकेट है, और उस दिन से फिर सचिन तेंदुलकर ने मुड़ करके वापस नहीं देखा। क्या शनिवार, क्या रविवार, क्या होली, क्या दशहरा, नित्य पहुंचते थे, घंटों बैटिंग की प्रैक्टिस करते थे। बहुत संपन्न और धनाढ्य परिवार से नहीं थे। एक समय था उनके पास एक ही पतलून होती थी। स्कूल से आते थे, माँ वही पतलून धोती थी, भीगा हुआ पतलून पहन के समय से सचिन तेंदुलकर पहुंचते थे, मैदान पर घंटों प्रैक्टिस करते थे। और केवल अंतर्ध्वनि पहचान के हम बैठे रह गए तो भी कुछ हासिल होने वाला नहीं। उसके रास्ते पर हमें चलना होगा, अनवरत चलना होगा। जो काम सचिन तेंदुलकर ने किया, जो काम कबीर दास ने किया, और फिर भारत रत्न की उपाधि मिली सचिन तेंदुलकर को। अब किसी के पास पीएचडी की डिग्री हो सकती है, मुझे लगता है कि डिग्री और शिक्षा, ये दोनों में बड़ा अंतर है। भारत रत्न मिला सचिन तेंदुलकर को, और आप खुद विचार करिए कि आज तक सचिन तेंदुलकर ने कोई ऐसा बयान दिया है जिस पर देश में कभी विवाद हुआ है? मुझे लगता है कि पीएचडी की डिग्री प्राप्त किया हुआ व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है। सचिन तेंदुलकर पढ़े लिखे हैं, जो अनेकों लोगों को प्रेरणा देते हैं। मैं चौथा नाम लूँगा रामानुजन। देश के बहुत बड़े गणितज्ञ थे, हाई स्कूल पास थे, इंटरमीडिएट नहीं जा सके। उनकी अंतर्ध्वनि जगी कि मेरी अंतर्ध्वनि गणित है। जीवन भर गणित में जो काम किया, देश नहीं दुनिया के लोग उन्हें सबसे बड़ा गणितज्ञ मानते हैं। अगर विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो उनसे मैं कहना चाहता हूँ, सर आइजक न्यूटन, थियरी ऑफ ग्रेविटी। अब कोई सर आइजक न्यूटन बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे, लेकिन महात्मा गांधी ने शिक्षा के बारे में एक बड़ी बात कही, वो मैं आगे जिक्र करूंगा। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे तो वहाँ उन्होंने एक स्कूल खोला, और स्कूल बहुत शिद्दत से चलाया। जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की। आज भी वो फुल फ्लेजेड यूनिवर्सिटी है। कई लोग कहते हैं गांधी जी विज्ञान के विरोधी थे। मैं आपको बताता हूँ, उस जमाने में वर्धा में विमेन पॉलिटेक्निक उन्होंने बनाया, और देश के दो मूर्धन्य वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस और सीवी रमन उस महिला पॉलिटेक्निक के बोर्ड पर थे। और गांधी जी कभी कोई ऐसी बात, हल्की बात नहीं करते थे, वही कहते थे जो करके दिखाते थे। और इसीलिए कहा, जैसे उनकी जो आत्मकथा है वो भी सत्य के प्रयोग, एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, सत्य से वो इतने गहरे जुड़े रहे। तो उन्होंने शिक्षा के बारे में एक बात कही कि जो आप ब्लैक बोर्ड पर पढ़ते हो, जो आप किताब में पढ़ते हो, वो यहाँ जरा कम घुसता है। जो हाथ से प्रयोग करते हो जल्दी समझ में आता है। तो अंतर्ध्वनि पहचानना, हाथों से प्रयोग करना, और अध्यापकों से मैं निवेदन करूंगा कि इसके लिए बच्चों को प्रेरित करिए। और जिन्होंने हाथों का प्रयोग किया वो दुनिया में बड़ा काम कर गए। न्यूटन का मैं नाम ले रहा था, वो हाथों के प्रयोग से ही, न्यूटन ने कोई बहुत पढ़े लिखे वैज्ञानिक नहीं थे, वो ग्रेविटी का आविष्कार किया। यूनिवर्स स्क्वायर लॉ, जिस तरह से प्रकाश फैलता है उसी तरह से उन्होंने तुक्का लगाया और यंत्र बनाए, और उस आधार पर थियरी ऑफ ग्रेविटी दुनिया को मिली। आइंस्टाइन तो पढ़े लिखे थे, फिजिक्स में पीएचडी किया था उन्होंने। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि फिजिक्स में पीएचडी के आधार पर आइंस्टाइन ने थियरी ऑफ रिलेटिविटी का आविष्कार नहीं किया है। थियरी ऑफ रिलेटिविटी आज भी कम लोग समझते हैं। मैं किसी की परीक्षा नहीं लेना चाहता हूँ,
लेकिन मैं केवल कहना चाह रहा हूँ कम लोग समझ पाते। जब वो पीएचडी किए फिजिक्स की, उनके पिता एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉप चलाते थे, बीमार हो गए, मजबूरी में उन्हें बैठना पड़ा। अब उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैंने फिजिक्स में पीएचडी की है तो मैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉप पर नहीं बैठूंगा। और आपको पता है, दुनिया का सबसे मॉडर्न ऑटोमेटिक कैमरा बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम आइंस्टाइन है। दुनिया को सेफ रेफ्रिजरेटर देने वाले वैज्ञानिक का नाम आइंस्टाइन है। और वहीं हाथों के प्रयोग से ही उन्होंने फिर थियरी ऑफ रिलेटिविटी दुनिया को दी। और अंतिम नाम मैं लूँगा मैंडिस का। कोरोना की बढ़ी हुई रफ्तार को जिस व्यक्ति ने रोका है, अगर जेनेटिक्स का आविष्कार न हुआ होता तो पता नहीं मानवता कहाँ समाप्त हो गई होती। और वो केवल बॉटनी नहीं जानते थे, वो बॉटनी तो जानते थे ही, गणना भी करना, मैथमेटिक्स भी जानते थे। और जो सबसे बड़ा काम करते थे, हजारों पौधे अपने हाथ से लगाते थे, पानी देते थे, उनकी गणना करते थे, तब उसने जेनेटिक्स का आविष्कार किया। अनेक ऐसे उदाहरण। अब मैं इस विद्यालय से और यहाँ के शिक्षकों से, प्राचार्य महोदया से मेरा अनुरोध होगा कि इन प्रश्नों पर विचार करने की जरूरत है। मैं सुन रहा था संस्कार युक्त शिक्षा, ये सच है कि शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। बिना नैतिक आधार के कितना भी कोई शिक्षित हो जाए, मैं नहीं मानता हूँ कि वो कुछ कर पाएगा। मुझे अपने विद्यार्थी जीवन की एक घटना मैं आपको बताता हूँ। मैं गांव में पढ़ता था, अलजेब्रा बीज गणित हम लोग हिंदी में पढ़े हैं। तो जब a+b² मुझे मेरे टीचर ने पढ़ाया तो मैं जानता नहीं था, मैं समझ नहीं पाया था, बस याद हो गया था कि a² + b² + 2ab, वो आज भी याद है। लेकिन जब मैं हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ने गया तब मैं समझ पाया कि आखिर होता क्यों है। अब किस तरह से उस जमाने के अध्यापक पढ़ाते थे, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। स्क्वायर रूट आप भी पढ़ाते होंगे, हिंदी में उसे वर्गमूल कहते हैं। अब मुझे लगता है कि मुझे मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, मेरे टीचर थे, आज भी मुझे स्मरण है। उन्होंने कहा कि जीवन में अगर दो संख्या 2 और 3 का स्क्वायर रूट आपको मालूम हो गया तो फिर आपको कभी कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मुझे याद है, आज भी मैं 72 में पढ़ा था वो। तो 2 माने 2 का वर्गमूल स्क्वायर रूट क्या होगा, उन्होंने एक सेंटेंस मुझे याद कराया। आई हैव ए माइंड, I1 have HAVE4 A1 mind MIND 4 1.414। और 3 का उन्होंने स्क्वायर रूट बताया, एक सेंटेंस याद कराया। आई सपोज यू सो, I1 सपोज SUPPOSE 7 YOU 3 SO 2 1.732। आज आवश्यकता है कि बच्चे को किस तरह से आप पढ़ाते हैं और दिक्कत क्या हो रही है। एक अभी अमेरिका के एक वैज्ञानिक ने शोध किया 30,000 विद्यार्थियों, और शोध का परिणाम बड़ा आश्चर्यजनक है। उस शोध में एक बात आई कि बच्चा जब 5 साल का होता है तो प्रतिदिन 300 सवाल पूछता है, और जब ये सिलेबस के बोझ से, किताबों के बोझ से दब जाता है, 20 साल का होता है, तो ये 297 सवाल पूछने की क्षमता उसकी गायब हो जाती है। वो केवल 3 सवाल पूछता है। मुझे लगता है कि NEP इसका सॉल्यूशन देती है, और देश आभारी है माननीय प्रधानमंत्री जी का। लंबे समय से देश को इंतजार था, क्यूरियोसिटी और क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे में कैसे आवे, सिलेबस के बाहर कैसे बच्चा निकल सके। मुझे लगता है इस दिशा में हमें सोचने की आवश्यकता है, और ये कोई नया काम हम नहीं कर रहे हैं। शिक्षा के जो संस्थान हमारे पास थे, आज नॉलेज इकॉनमी की बात हो रही है। नॉलेज इकॉनमी के कारण ही हम सोने की चिड़िया थे, ये बात हमें समझने की है। गुलामी के कारण हमारी शिक्षण संस्थाएं, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, अनेक ऐसी संस्थाएं समाप्त हो गईं। आक्रांताओं ने उन्हीं संस्थाओं, केवल मंदिरों पर हमला नहीं हुआ, केवल धार्मिक स्थलों पर हमला नहीं हुआ। उनको पता था कि ये शिक्षण संस्थाएं अगर बची रहेंगी तो हिंदुस्तान के लोग दुनिया में सर्वोच्च स्थान अपना बनाए रखेंगे, इसलिए सबसे पहले उन्होंने शिक्षण संस्थाओं को नष्ट किया। अब कल्पना करिए, जब दुनिया के पानी के जहाज, नेविगेशन का ज्ञान दुनिया को नहीं था,
समुद्र में रास्ता नहीं खोज पाते थे, तब भारत के पानी के जहाज सुदूर दक्षिण अफ्रीका के आगे चले जाते थे, लागरथिम के आधार पर बने हुए यंत्रों के सहारे। और सर आइजक न्यूटन का नाम मैंने लिया, ब्रिटिश पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि विज्ञान के पास कोई रास्ता नहीं है नेविगेशन समुद्र में पानी के जहाज ले जाने का। उस जमाने में भारत के लोग इन्हीं शिक्षण संस्थाओं के बदौलत, और इसीलिए हम नॉलेज इकॉनमी। एक छोटी घटना का जिक्र मैं करूँगा। सिकंदर का नाम आप सबने सुना है। सिकंदर और पोरस, इतिहास के विद्यार्थियों, या मैं समझता हूँ मैंने इतिहास कभी पढ़ा नहीं, लेकिन मुझे भी मालूम है, तो आप में से सबको मालूम है। जब सिकंदर आए थे यहाँ, तो पहले उन्होंने गुप्तचर भेजे। गुप्तचर गए तो रिपोर्ट दिया कि साहब मगध की जो सेना है, जो जिस तरह की तैयारी है, हजारों सैनिक तलवार लेकर के आपका इंतजार कर रहे हैं। घुड़सवार, हाथी पर सवार सैनिक। जब जाकर के सिकंदर को बताया तो सिकंदर के पैर हिल गए, वापस लौट गए। तो वहीं पोरस मिले पुरुराज, उनसे दोस्ती का कारण आप जानते हैं क्या है? हिंदुस्तान में जो इग्नाट स्टील बनता था वो दुनिया का सबसे बेहतरीन स्टील होता था, उसी से तलवार बनती थी। पोरस ने सिकंदर को वही भेंट दिया, फिर वो तलवार बना करके आकर के फिर से मगध सेना पर आक्रमण करता है। कैटरेक्ट सर्जरी मैंने अभी कराई, इसलिए मुझे ध्यान आ गया। कपिल जी कह रहे थे कि मैंने पिछले साल कराई थी। दुनिया के बेहतरीन इक्विपमेंट भारत में बनते थे, और ये ज्ञान की पुस्तकें भारत में नहीं है। दुर्भाग्य ये है, दुनिया के वे संस्थान जो मेडिकल साइंस के सर्वोत्कृष्ट संस्थान हैं, वहाँ लोगों ने ये पुस्तकें पढ़ी हैं। मुझे लगता है कि उस दिशा में फिर से हम वापस लौट रहे हैं, और ये विद्यालय जिन लोगों ने इसमें मेहनत की, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से वो अभिनंदन के पात्र हैं। और मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में विद्यालय इस इलाके में विकास की लौ ही नहीं जलाएगा। अभी मेरे पूर्व बताया गया कि अभिषेक शर्मा जो डीसी लगा है उसी विद्यालय का छात्र है। राफेल का पायलट भी, तो एक अभिषेक शर्मा नहीं, एक राफेल पायलट नहीं, असंख्यों लोग इस विद्यालय से पैदा होंगे, ऐसी मेरी शुभकामना है। एक किसी बड़ी कंपनी के मालिक को मैनेजर नियुक्त करना था। एक छोटी कहानी है, मैं जिक्र करके ख़त्म करूँगा। उसने अखबार में विज्ञापन दिया, और उसके बाद उसके पास हजारों एप्लीकेशन आई। 3 कैंडिडेट ऐसे थे, नंबर के हिसाब से चुने गए, पोजीशन के योग्य थे। उस मालिक ने साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू के लिए तीनों कैंडिडेट्स को बुलाया, अनौपचारिक बातचीत शुरू की, और मालिक ने कहा कि तुम तीनों को अपने ऑफिस में 10 मिनट के लिए मैं अकेला छोड़ता हूँ। दरवाजे में जो लॉक लगा है, ताला लगा है, वो 3 नंबरों की आवाज़ से खुलता है। तुम तीनों को 10 मिनट में वो कॉम्बिनेशन पहचानना है, ढूंढना है, और जोर से लॉक के पास आकर आवाज़ लगानी है, और उसी आवाज़ से लॉक खुलेगा और अब बाहर निकल जाओगे। जो पहला था वो बैठ करके कॉम्बिनेशन के बारे में सोचने लगा कि मुझे ही मैनेजर बनना है। मालिक तो बाहर चला गया। 2 कैंडिडेट पेन और पेपर लिए और नंबरों को अलग अलग नंबरों का कॉम्बिनेशन बनाने लगे। एक तीसरा था, चुपचाप आंख बंद करके बैठ गया। वो दोनों बीच बीच में उस पर नज़र डालते थे और हैरान होते थे, ये तो बड़ा आलसी आदमी है, हम लोग कागज़ कलम लेकर के इतना अभ्यास कर रहे हैं, ये तो 5 मिनट बैठाई है, और भी आंख बंद करके। फिर एकाएक वो उठता है और बिना आवाज़ लगाए दरवाजे के पास जाता है, खोलकर बाहर निकल जाता है। और वो दोनों अंदर अभी गणित लगा रहे थे, हैरान रह गए कि हुआ क्या। इसने तो न पेन लिया, न पेंसिल लिया, न कागज़ लिया, न कोई गणित का अभ्यास किया, लॉक के कॉम्बिनेशन के बारे में भी कुछ नहीं सोचा, और चुपचाप दरवाज़ा खोलकर चला गया। वो भी सोचने लगे कि शायद इसे कोई जादू आता है। तभी कंपनी का मालिक तीसरे कैंडिडेट को लेकर अंदर आया। उसने कहा कि आप लोग जा सकते हो, मेरा मैनेजर मुझे मिल गया है। और उन दोनों ने पूछा, ये ठीक है
लेकिन जाने के पहले ये तो बता दीजिए कि लॉक का कॉम्बिनेशन क्या था और बिना आवाज़ के वो कैसे खुल गया। तब मालिक ने कहा कि दरवाजे में कोई लॉक था ही नहीं, मैंने सिर्फ दरवाज़ा खींचकर बंद कर दिया था। और आगे की बात पूरी करते हुए तीसरे कैंडिडेट ने कहा कि मैंने पहले 3-4 मिनट तक मन में कॉम्बिनेशन बिठाने की कोशिश की, आंख बंद की तो मन में ख्याल आया कि कॉम्बिनेशन बैठाने के पहले देख लूं दरवाज़ा बंद है भी या नहीं। मैंने देखा, खोला और बाहर निकल गया। इस छोटी कहानी में एक बड़ा प्रतीक छिपा है। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है और बिल्कुल खुला हुआ है, उसमें कोई लॉक नहीं। अब हम पर निर्भर करता है कि इसे गणित के माध्यम से समझें या फिर इसे जिएं। जीवन बड़ी संभावना है, बहुत बड़ी संभावना है, जिसे जी कर ही समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। हमारी शिक्षा जीवन मूल्यों के प्रति इसी निष्ठा और मानव गरिमा पर आधारित हो, ताकि बच्चे सिर्फ मेमोरी डिस्क न होकर संपूर्ण व्यक्तित्व के स्वामी बन सकें और उस सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के वाहक बन सकें जिसकी कल्पना हमारे पूर्वजों ने, स्वर्गीय खन्ना जी ने की थी, हमारे देश के नीति निर्माताओं ने की थी। मैं फिर से एक बार विद्यालय के प्रबंधन से जुड़े सभी लोगों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे आपने अवसर दिया अपनी बात बच्चों और अध्यापकों के समक्ष रखने का।